हेलो एवरीवन। आज हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट पोर्शन विच इज़ लाइबिलिटी ऑफ बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी। ये जो सबसे लास्ट पोर्शन है, सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है कि ये सबसे छोटा पोर्शन है। ये आज स्टार्ट करेंगे और आज ही एंड कर देंगे क्वेश्चन समेत। मतलब आज ही समझना है, आज ही इसके क्वेश्चन भी ख़त्म कर लेंगे। इतना छोटा पार्ट है, हो सकता है उसमें भी पूरा 1 आवर अपने को नहीं लगे, हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए स्टार्ट करते हैं। और वो है लाइबिलिटी ऑफ बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। क्या होता है बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज, फिर उनकी लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज क्या होता है। देखो, जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसका 31 मार्च 2020 को लिक्विडेशन हो रहा है। इस कंपनी के लिक्विडेटर ने क्या किया, इस कंपनी के लिक्विडेटर ने सारी एसेट्स को सेल कर दिया और लाइबिलिटी को पेमेंट करना स्टार्ट किया, मगर पूरी लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं हो पाया। लाइबिलिटी अभी तक, बहुत सारी लाइबिलिटी ऐसी है जो अनपेड है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे कर दिए, डिबेंचर होल्डर को भी पेमेंट कर दिया, बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को अभी तक पूरा पेमेंट नहीं हो पाया। फिर लिक्विडेटर ने देखा कि क्या इक्विटी शेयर होल्डर फुली पेड अप है, तो पता चला कि नहीं, इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है बट 80 रुपीज़ ही पेड अप है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा कॉल करते हैं, जो पैसा आएगा हम लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे और इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट देना पड़ेगा। फेस वैल्यू तक तो उनकी लाइबिलिटी होती है। तो उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कॉल किया, इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसा भी दिया और उनसे पेमेंट जो भी मिला, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो भी थे उनको भी पेमेंट कर दिया, मगर अभी तक भी कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट बाकी है, पूरा नहीं हो पाया। अब कहाँ से लाए, ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ। फिर लिक्विडेटर को पता चला कि ये जो शेयर होल्डर की लिस्ट है जिनसे हमने कॉल किया था पैसा, कुछ शेयर होल्डर ने पैसा दिए ही नहीं। हमने 100 रुपये की फेस वैल्यू को शेयर थी, 80 रुपीज़ पेड अप था, 20 रुपये की हमने कॉल की, तो मोस्टली सारे शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए कॉल के, मगर कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया। लिक्विडेटर ने लिस्ट निकाली कि किन किन ने पैसा नहीं दिया, तो पता चला कि 5 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक, तो इन्होंने क्यों पैसा नहीं दिया, इनसे वापस कांटेक्ट किया गया तो पता चला हो सकता है इनके पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए, तो देंगे कहाँ से, या और कोई रीज़न हो रहा है जिसकी वजह से इनसे अब पैसे नहीं मिल सकते। लिक्विडेटर को ये पता चल गया कि इन ए बी सी डी ई से अब पैसे नहीं मिल सकते, तो अब क्या करें, पैसे अब ये दे ही नहीं सकते, तो फिर कहाँ से क्या होगा, कैसे एडजस्टमेंट। तो एक और लिक्विडेटर के पास में एक और ऑप्शन होता है, क्या कि जैसे मान लो ये ए है, ये पैसे नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, ए ने ये शेयर किससे ट्रांसफ़र किए थे, मतलब ए ने ये शेयर किससे परचेज किए थे। मान लो ए ने ये शेयर पी से परचेज किए थे। ये जो 5 ए बी सी डी ई है वो कौन शेयर होल्डर है, जिन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया, बाकी ने तो दे दिया, इन 5 ने नहीं दिया। तो ए ने ये शेयर किससे लिए थे, पता चला कि ये ए ने जो शेयर है वो पी से ट्रांसफ़र किए थे, मतलब पी ने अपने शेयर ए को ट्रांसफ़र किए थे। अब ए तो पैसा नहीं दे रहा है कॉल का, तो लिक्विडेटर वो पैसा पी से कॉल कर सकता है, मतलब पी से पैसे लेने का राइट है। जैसे बी ने शेयर लिया था मान लो क्यू से, अब बी तो पैसे नहीं दे रहा है, प्रेजेंट शेयर होल्डर तो ये बी है, मगर बी पैसा दे ही नहीं रहा है, तो कहाँ क्या करें। तो बी ने ये शेयर किससे लिए थे, क्यू से लिए थे, तो लिक्विडेटर क्यू से पैसा कॉल कर सकता है। मान लो सी ने आर से शेयर ट्रांसफर किए थे, तो लिक्विडेटर आर से वो पैसा कॉल कर सकता है अगर सी पैसे नहीं दे पा रहा है। तो डी पैसे नहीं दे रहा है, तो डी ने शेयर मान लो एस से ट्रांसफर किए थे, तो लिक्विडेटर एस से पैसा कॉल कर सकता है। और ई पैसे नहीं दे रहा है, ई ने टी से ये शेयर ट्रांसफर किए थे, तो लिक्विडेटर टी से पैसा कॉल कर सकता है। ये जो ए बी सी डी है जो अभी प्रेजेंट में शेयर होल्डर है, ये तो हो गए ए लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी, क्या कहते हैं, ए लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी। बट ए लिस्ट, ये जो शेयर होल्डर है अभी प्रेजेंट में जो
है वो है ए लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी। मगर अगर ये पैसे नहीं दे पाते हैं तो कंपनी, इन्होंने जिनसे शेयर ट्रांसफ़र किए थे, जिनसे इन्होंने शेयर लिए थे, कंपनी उनसे पैसा कॉल कर सकती है। और ये जो PQRST है, ये है बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज। मतलब ए लिस्ट वाले अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी से पैसा ले सकती है। समझ गया, बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी। बट इसमें भी एक लिमिटेशन है, लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे मान लो ये जो पी है, अगर इसने शेयर ट्रांसफ़र किए हैं ए को लिक्विडेशन की डेट से 1 साल से भी पहले, तो पी की लायबिलिटी 0 हो जाएगी। मतलब अगर जो ट्रांसफ़र हो रखा है वो लिक्विडेशन की डेट से 1 साल के पहले तक हो रखा है तो ठीक है, अगर उससे भी पहले ट्रांसफ़र हुआ है तो उसकी लायबिलिटी 0 हो जाएगी, जिसने भी ट्रांसफ़र किया है। 31 मार्च 2020 लिक्विडेशन की डेट है, तो 31 मार्च 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 तक अगर ट्रांसफ़र हो रखा है तो ही बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी की लायबिलिटी अराइज होती है। अगर उससे भी पहले अगर उसने ट्रांसफ़र किया है, मान लो ये पी है, इसने ए को शेयर ट्रांसफ़र किए थे 15 फरवरी 2019, मतलब लिक्विडेशन की डेट के 1 साल से भी पहले, तो पी की लायबिलिटी 0 हो जाएगी। पी को कुछ नहीं देना है, ए नहीं दे रहा है तो पी भी नहीं देगा, क्योंकि ट्रांसफ़र 1 साल से भी पहले का है। बट मान लो क्यू ने अपने शेयर ट्रांसफ़र किए थे मान लो 15 अप्रैल 2019, मतलब लिक्विडेशन की डेट के विदिन 1 ईयर है, 1 साल पहले के बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू को पैसे देने पड़ेंगे। आर ने ट्रांसफ़र किए थे मान लो 15 जून 2019, तो आर की भी लायबिलिटी होगी। एस ने मान लो ट्रांसफ़र किए थे 15 दिसंबर 2019, तो एस को भी देने पड़ेंगे। मान लो टी ने ट्रांसफ़र किए थे 5 मार्च 2020, तो टी को भी पैसे देने पड़ेंगे, मतलब उसकी भी लायबिलिटी आएगी। तो बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी का मतलब है कि जो मेन अभी प्रेजेंट में शेयर होल्डर है उसको तो कहते हैं ए लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी। अगर वो पैसा कोई शेयर होल्डर नहीं दे पाता है और लायबिलिटी का पूरा पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया, अगर ए लिस्ट वालों से पैसा मिला और लायबिलिटी का पूरा पेमेंट हो गया तो छोड़ो, फिर लायबिलिटी नहीं होती। बट अगर मान लो लायबिलिटी का अभी तक पेमेंट होना बाकी है और कुछ शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो उन्होंने जिनसे वो शेयर ट्रांसफ़र किए थे, जिनसे वो शेयर लिए थे, कंपनी उनसे पैसा कॉल कर सकती है। ये जो यहाँ इस एग्जांपल में PQRST ये हो गए बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी। ठीक है, अब बात आती है उनकी लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या कॉल का पूरा पैसा उनसे ड्यू कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर भी दो तरीके होते हैं। हमें 2 तरीके से अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बाद देखा जाता है कि एक्चुअल लायबिलिटी कितनी होगी। कैसे देखा जाता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, समझना। और हम सीधा क्वेश्चन से ही समझते हैं, क्योंकि इसका सारा जो भी है वो एक ही टाइप के आज तक क्वेश्चन आए और बनते भी एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो मैं आपको सीधे क्वेश्चन से बताता हूँ कि कैसे लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम 2 तरीके से एक तरीके को सेलेक्ट करते हैं, वो मैं पूरा आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ईजी है। आप जब इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत ईजी पार्ट है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 दो ही ले रखे हैं, दोनों एक ही टाइप के, और अभी तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब एक ही टाइप के आए। ठीक है, तो समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ, हमेशा आया ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक, समझना। क्वेश्चन नंबर 20, मैसर्स क्लाउड लिमिटेड हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन ऑन 25th June 2016. Certain creditors could not receive payment out of realization of assets and contribution from A list contributors. मतलब लाइबिलिटी का पेमेंट अभी तक पूरा नहीं हो रखा है तो ही बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी की लाइबिलिटी आती है। मतलब ए लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी से भी पैसा मिला, एसेट्स को बेचने से भी पैसा मिला, मगर फिर भी पूरी लाइबिलिटी का पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया। द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ सर्टेन ट्रांसफर विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अब ये 5 शेयर होल्डर के नाम हैं जिन्होंने शेयर अपने ट्रांसफ़र किए थे, और जिनको ट्रांसफ़र किए थे वो उन्होंने पैसा, मतलब जो अभी प्रेजेंट में शेयर होल्डर है उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो 5 शेयर होल्डर के नाम दे रखे K, L, M, N और O।
अब देखते हैं इन्होंने कब ट्रांसफ़र किए। लिक्विडेशन की डेट है 25 जून 2016, इसका मतलब 25 जून 2016 से एक साल पहले 25 जून 2015। अगर इसके बीच में ट्रांसफ़र किया है तब तो वो बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। उससे पहले अगर किया है तो के ने अपने शेयर ट्रांसफ़र किए थे, यहाँ लिखा डेट ऑफ सीजिंग टू बी ए मेंबर, मतलब जब वो मेंबर हट गया, मतलब मेंबर से कब हट जाता है, जब उसने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए 10 मई 2015, जो कि 25 जून 2015, एक साल से भी पहले की डेट है। के को भूल जाओ, के को भूल ही जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। एल 22 जुलाई 2015 एल लिस्ट में, एम 15 सितंबर 2015 एम लिस्ट में, एन 14 दिसंबर 2015 वो भी लिस्ट में, और ओ 9 मार्च 2016 ये भी है। मतलब के को तो भूल जाओ, एल एम एन ओ ये बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी है। अब उनकी लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, इसने कितने शेयर ट्रांसफ़र किए 3000, इसने 2400, इसने 1600, इसने 1000। जिस दिन इन्होंने शेयर ट्रांसफ़र किए उस दिन कितनी लाइबिलिटी थी जिसका अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है। एल ने जब शेयर ट्रांसफ़र किए थे उस दिन की लाइबिलिटी के 12000 जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया। एम ने जब शेयर ट्रांसफ़र किए थे उस दिन की लाइबिलिटी 13500 जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया। एन 14000 और ओ ने जब शेयर ट्रांसफ़र किए थे उस समय 14200 की लाइबिलिटी ऐसी थी जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया। ऑल द शेयर्स 10 रुपीज़ और 8 रुपीज़ पेड अप, इसका मतलब इनके ऊपर कॉल का पैसा 2 रुपये पर शेयर। शो द अमाउंट टू बी रियलाइज फ्रॉम द पर्सन लिस्टेड अबव, इग्नोर रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, हमें अब लाइबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है आप लोग ध्यान से समझना। एक स्टेटमेंट हम बनाएंगे और उस स्टेटमेंट से हम कैलकुलेट करेंगे कि किसकी कितनी लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, समझना ध्यान से। यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग liability of B list contributors। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। देखो के तो लिस्ट में से हट गया, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को बनाने का तरीका बताता हूँ, समझना। 4 शेयर होल्डर, एक तो एल एम एन ओ, इनकी लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमें यहाँ पर एक तो कॉलम बनाना है पर्टिकुलर्स का और एक 4 कॉलम बनाने हैं, एक तो एल के लिए, एक एम, एक एन और एक ओ। इन एल एम एन ओ में से सबसे पहले शेयर किसने ट्रांसफर किए? एल एम एन ओ में सबसे पहले शेयर ट्रांसफर किए एल ने 22 जुलाई को, उसके बाद एम ने 15 सितंबर को, उसके बाद एन ने 14 दिसंबर को और उसके बाद ओ ने 9 मार्च। मतलब ये इसी सीरियल ऑर्डर में ट्रांसफर गए। सबसे पहले इन चारों की बात कर रहा हूँ, एल एम एन ओ। तो इन चारों में सबसे पहले एल, फिर एम, फिर एन और ओ। अगर ये डेट वाइज नहीं होते तो हमें यहाँ डेट वाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने इन चारों में जिसने सबसे पहले ट्रांसफ़र किया हमें उसका सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर जो टेबल बनाएंगे उसमें सबसे पहले उसका लिखना है जिसने सबसे पहले ट्रांसफ़र किया। एल एक कॉलम, ये 4 बन रहे हैं, एक एल के लिए, एक एम के लिए, एक एन के लिए और एक ओ के लिए। एल इसने 22 जुलाई को ट्रांसफ़र किया, उसके बाद में एम उसने 15 सितंबर को, उसके बाद एन उसने 14 दिसंबर को, उसके बाद ओ उसने 9 मार्च को। ध्यान रखना, अगर ये आगे पीछे दे रखा होता तो हमें सबसे पहले उसको जिसने सबसे पहले ट्रांसफ़र किया, उसके बाद जिसने ट्रांसफ़र किया, उसके बाद जिसने ट्रांसफ़र किया, उसके बाद जिसने ट्रांसफ़र किया, ऐसे करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक एग्ज़ाम में जितनी बार ही क्वेश्चन आया है हर बार ये सीरियल ऑर्डर में ही दे रखा होता है, बट अगर नहीं दे रखा हो तो फिर आपको करना पड़ेगा। जिसने सबसे पहले ट्रांसफ़र किए उसका नाम सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर ऐसे ही करना है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड, कितने कितने शेयर ट्रांसफ़र किए, ये हो गया। इसने 3000 शेयर ट्रांसफ़र किए, इसने 2400 ट्रांसफ़र किए, इसने 1600 और इसने 1000। तो कॉल मनी कितनी अनपेड है? कॉल मनी अनपेड 2 रुपये पर शेयर आउटस्टैंडिंग है। 10 रुपये का शेयर 8 रुपीज़ पेड है, 2 रुपये। तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 2 6000,
2400 मल्टीप्लाई बाय 2 4800, फिर 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 3200, और फिर 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 2000। ये हो गया कॉल मनी अनपेड। एक तरह से हमने कैलकुलेट किया कि इन्होंने जितने शेयर ट्रांसफर किए उस पर कितनी कॉल मनी ड्यू होती है। एक तो ये तरीका हो गया। लाइबिलिटी को हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक तो कॉल मनी के हिसाब से लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, और एक जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स है उनके हिसाब से लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। दोनों में से जो लाइबिलिटी कम होगी वो बी लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी की लाइबिलिटी अमाउंट होगा। देखो हमने कॉल मनी तो निकाल दी 6000, 4800, 3200, ये तो हो गया कॉल मनी के हिसाब से उनकी लाइबिलिटी। अब अनपेड क्रेडिटर के हिसाब से लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। लाइबिलिटी एज पर अनपेड क्रेडिटर्स, अनपेड क्रेडिटर्स। अब समझना, एल ने सबसे पहले, एल एम एन ओ ने में से सबसे पहले एल ने शेयर ट्रांसफर किए। जिस दिन एल ने शेयर ट्रांसफर किए उस दिन की लाइबिलिटी के 12,000 रुपए जो आज दिन तक आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, जब एल ने शेयर ट्रांसफर किए उस समय एल शेयर होल्डर था, उस समय एम भी शेयर होल्डर था, उस समय एन भी शेयर होल्डर था, उस समय ओ भी शेयर होल्डर था। एल ने सबसे पहले शेयर ट्रांसफर किए इन चारों में। तो जब एल ने ट्रांसफर किए तो एम तो था ही शेयर होल्डर, क्योंकि एम ने एल के बाद शेयर ट्रांसफर किए। तो जिस दिन एल ने शेयर ट्रांसफर किए उस दिन एम एन ओ सभी शेयर होल्डर थे। तो एल ने जिस दिन शेयर ट्रांसफर किए उस दिन के जो अनपेड क्रेडिटर है उसमें लाइबिलिटी एल की भी आएगी, एम की भी आएगी, एन की भी आएगी और ओ की भी आएगी। ठीक है। मगर जब एम ने शेयर ट्रांसफर किए, अगले एम ने, उस समय एल शेयर होल्डर नहीं था क्योंकि वो तो पहले ही शेयर ट्रांसफर कर चुका है। तो एम ने जिस दिन शेयर ट्रांसफर किए उस दिन एम खुद था शेयर होल्डर, एन शेयर होल्डर था और ओ शेयर होल्डर था, क्योंकि एन और ओ ने एम के बाद शेयर ट्रांसफर किए। मगर एल तो पहले ही ट्रांसफर कर चुका था, इसीलिए एम जिस दिन शेयर ट्रांसफर कर रहा है उस दिन की जो लाइबिलिटी होगी उसमें एल की लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि एल ऑलरेडी एम से पहले शेयर ट्रांसफर कर चुका है। ये एल एम एन ओ में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जिस दिन एल शेयर ट्रांसफर कर रहा है उस दिन एम, एन और ओ ये सब शेयर होल्डर थे। तो उस दिन के क्रेडिटर में लाइबिलिटी एल की भी होगी, एम की भी होगी, एन की भी होगी और ओ की भी होगी, राइट। तो यहां पर लिखते हैं अनपेड क्रेडिटर्स। एल ने जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन कितनी अनपेड लाइबिलिटी, जो आज तक अनपेड है 12,000, अनपेड क्रेडिटर रुपीज 12,000 ऑन 22 जुलाई 2015 distributed between L, M, N, O। वो लाइबिलिटी एल में, एम में, एम में क्यों, क्योंकि एम तो शेयर होल्डर था ही उस दिन, एन भी था, ओ भी था। तो एल एम एन ओ सब में बटेगी, किस रेशियो में बटेगी, उनके शेयर्स के रेशियो में बटेगी। उनके पास कितने शेयर थे, एल के पास 3000, एम के पास 2400, एन के पास 1600 और ओ के पास 1000। आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, रेशियो को मैंने पूरे लिख दिए। 3000, 2400, 1600 और 1000 के रेशियो में 12,000 रुपए की लाइबिलिटी चारों में एलोकेट होगी। तो ये नंबर ऑफ 3000 प्लस 2400 प्लस 1600 प्लस 1000 ये सब मिलाकर 8000 होते हैं। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 3000, इसकी लाइबिलिटी आएगी 4,500 रुपीज। इसकी लाइबिलिटी आएगी 3,600 रुपीज। इसकी लाइबिलिटी आएगी 2,400 और इसकी लाइबिलिटी आएगी 1,500। आप इन सब की टोटल बली करके चेक कर लो। 4,500, 3,600 प्लस 2,400 प्लस 1,500, 12,000 जो अनपेड क्रेडिटर है उसमें एल एम एन ओ की लाइबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब एल चला गया। एल के जाने के बाद अब आगे किसने शेयर ट्रांसफर किए, एम।
हम इन केवल 4 की बात कर रहे हैं, LMNO, क्योंकि ए लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स से पेमेंट आज भी चुका, जो भी देना था। अब ये लोग ही बचे हैं जो कितना पैसा कौन लेकर आएगा, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। एम ने शेयर ट्रांसफर किए 15 सितंबर को। जिस दिन एम ने शेयर ट्रांसफर किया उस दिन लाइबिलिटी कितनी है, 13,500। उस 13,500 में ये 12,000, भाई ये क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी है। उस दिन ये 13,500 थी, मतलब उस 13,500 में वो जो 12,000 वाली लाइबिलिटी तो शामिल है ही। ये देखो बढ़ते जा रहे हैं, 12,000 से 13,500 गए, 13,500 से 14,000 हो गए, 14,000 से, तो 12,000 की लाइबिलिटी को हमने LMNO में बांट दिया। तो 13, अब जिस दिन एम ट्रांसफर करा उस दिन की अनपेड लाइबिलिटी है 13,500। तो एल के जाने के बाद लाइबिलिटी कितनी बढ़ी, एल के जाने के बाद लाइबिलिटी बढ़ी 1,500 रुपये। 13,500 दे रखा है, 12,000 हम ऑलरेडी बांट चुके हैं। ये लाइबिलिटी अनपेड लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, 12,000 से 13,500 हो गई। तो 12,000 तो हम बांट चुके हैं LMNO में। अब जिस दिन एम जा रहा है उस दिन की लाइबिलिटी है 13,500, तो लाइबिलिटी बढ़ी कितनी, 1,500। तो जो लाइबिलिटी बढ़ी 1,500, अब उसे ही बांटना है। आप वापस से 13,500 मत बांट देना, क्योंकि 13,500 में ये क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी दे रखी है, समझ रहे हो। 12,000 बढ़ के 13,500 हो गई, बढ़ के 14,000 हो गई, फिर 14,200 हो गई, ठीक है। तो 12,000 से बढ़ के 13,500, तो लाइबिलिटी कितनी बढ़ी, 1,500। इस 1,500 की लाइबिलिटी को हम किस में बांटेंगे पता है, एल में नहीं, क्योंकि एल के ट्रांसफर करने के बाद वो 1,500 की लाइबिलिटी आई, तो उसमें एल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एल की कोई उसमें लाइबिलिटी नहीं है। तो जो 1,500 रुपये की लाइबिलिटी बढ़ी है उसमें उसको बांटा जाएगा एम, क्योंकि एम उसी दिन शेयर ट्रांसफर करा है। एम में एन और ओ तीनों में बांटा जाएगा। तो यहां लिखेंगे अनपेड क्रेडिटर्स ₹1,500। और ये ₹1,500 कैसे है, ब्रैकेट में लिख देते हैं 13,500 माइनस 12,000 ऑन 15 सितंबर 2015 डिस्ट्रीब्यूटेड। ये 15 सितंबर डेट है जिस दिन एम ट्रांसफर कर रहा है शेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एम, एन और ओ। एम के शेयर कितने, 2,400, एन के 1,600 और ओ के 1,000। इन चारों में बांटेंगे, इन तीनों में बांटेंगे, राइट। एल तो अब हट गया यहाँ से, ठीक है। तो 1,500 ये 2,400 प्लस 1,600 प्लस 1,000 ऐड किए तो होते हैं 5,000। तो 1,500 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2,400, 720। ये एल को तो नील कर दो यहाँ पे, ये हो गया 720। 480, 300 और ये तीनों मिला के जोड़ लो भली, 720 प्लस 480 प्लस 300 इट इज 1,500। अब एम भी गया, अब यहां लिखते हैं अनपेड क्रेडिटर्स रुपीज 13,500 से अब लाइबिलिटी बढ़ के कितनी हो गई, 14,000। कितनी बढ़ी, 500 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे अनपेड क्रेडिटर ₹500। कैसे, 14,000 माइनस 13,500 ऑन, इसने शेयर कब ट्रांसफर किए, 14 दिसंबर को, ऑन 14 दिसंबर 2016 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एन और ओ। अब एल तो पहले ही जा चुका, एम भी चला गया, अब एन और ओ। तो 500 रुपये की लाइबिलिटी एन और ओ में इनके नंबर ऑफ शेयर 1,600 और 1,000 के रेशियो में बांटेंगे। तो 500 डिवाइडेड बाय 2,600 मल्टीप्लाई बाय 1,600 इट इज 308। यहाँ लिखेंगे 308 और यहाँ लिखेंगे 192। करेक्ट, एन भी गया। अब कौन बचा, ओ। अब लाइबिलिटी 14,000 से बढ़ के कितनी हो गई, 14,200, 200 रुपये की लाइबिलिटी अब केवल और केवल ओ में बटेगी, क्योंकि अब ओ ही बचा। तो यहां लिखेंगे अनपेड क्रेडिटर्स, अनपेड क्रेडिटर्स ₹200 मीन्स 14,200 माइनस 14,000 ऑन 9th March 2016 distributed to
या एलोकेटेड टू ओ, ओ में बटेगी, तो पूरा का पूरा 200 रुपये ओ में बटेगा। हाँ, 9 मार्च के बाद अगर कोई लाइबिलिटी है लिक्विडेशन की डेट तक, तो उसमें किसी की भी लाइबिलिटी नहीं, मतलब उसने ट्रांसफ़र किया उसके बाद में अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो उस लाइबिलिटी में उसकी शेयरिंग नहीं होती। वो जब तक शेयर होल्डर था उस समय तक जो लाइबिलिटी थी उसी में उसको पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अगर है तो भी, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट करते हैं लाइबिलिटी एज पर अनपेड क्रेडिटर। लाइबिलिटी एज पर अनपेड क्रेडिटर्स, अनपेड क्रेडिटर के हिसाब से देखो, एल की लाइबिलिटी टोटल हो गई 4500, एन की 3600 प्लस 720 ये हो गए 4320, फिर इसमें एन में 2400 प्लस 480 प्लस 308 ये हो गए 3188, और ओ में हो गए 1500 प्लस 300 प्लस 192 प्लस 200, इट इज़ 2192, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ये तो लाइबिलिटी एज पर अनपेड क्रेडिटर है, और हमने एक वो जो इनके ऊपर कॉल बाकी थी वो भी कैलकुलेट की थी, कॉल मनी अनपेड। ये कॉल मनी अनपेड पता है क्या, इट इज़ मैक्सिमम लाइबिलिटी। मैक्सिमम लाइबिलिटी, कॉल से ज़्यादा पैसा तो ले ही नहीं सकते ना, जितनी अनपेड कॉल है उससे ज़्यादा पैसा तो ले ही नहीं सकते। तो एल की मैक्सिमम लाइबिलिटी है 6000, ये मैक्सिमम है, और अनपेड क्रेडिटर के हिसाब से आ रहे हैं 4500, तो उसकी लाइबिलिटी पता है क्या होगी, 4500 एक्चुअल लाइबिलिटी, एक्चुअल लाइबिलिटी। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर ऑफ मैक्सिमम लाइबिलिटी, मैक्सिमम लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी एज पर अनपेड क्रेडिटर, लाइबिलिटी एज पर अनपेड क्रेडिटर्स। मैक्सिमम लाइबिलिटी और अनपेड क्रेडिटर की लाइबिलिटी में से जो कम होगा वो एक्चुअल लाइबिलिटी होगी। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कॉल अनपेड के हिसाब से 6000, और ये 4500, कम कौन सा है 4500। फिर एम, ये आ रहे हैं 4800, ये आ रहे हैं 4320, तो 4320। फिर एन, यहाँ 3200 या 3188, तो 3188, और फिर ओ यहाँ आ रहे हैं 2000, यहाँ आ रहे हैं 2192, तो 2000 होगी लाइबिलिटी। और ये हो गया इसका आंसर। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ और आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए अगर कुछ इनकम्प्लीट है तो। कॉल मनी कितनी अनपेड है, वो होगी मैक्सिमम लाइबिलिटी। मतलब अगर लाइबिलिटी एज पर अनपेड क्रेडिटर कम आती है तो फिर उसकी लाइबिलिटी एज पर अनपेड क्रेडिटर के हिसाब से होगी। बट अगर लाइबिलिटी एज पर अनपेड क्रेडिटर ज़्यादा हो जाती है मैक्सिमम लाइबिलिटी से, तो फिर मैक्सिमम लाइबिलिटी ही एक्टिव लाइबिलिटी होगी।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, लिक्विडेशन ऑफ वीक लिमिटेड। चलो नाम ऐसा रखोगे तो लिक्विडेशन तो होगा ना। कमेंस्ड ऑन 2 अप्रैल 2015, ये लिक्विडेशन की डेट हो गई। However, certain creditors failed to receive their dues out of realization of assets and contribution from A list contributors. Detail of transfer of share between 1st March 2014 and before commencement of winding up are given below. शेयर नेम A, B, C, D जिन्होंने शेयर ट्रांसफ़र किए, पहले वाले ने शेयर ट्रांसफ़र किए 1 मार्च 2014, 1 मार्च 2014 को, जो कि लिक्विडेशन की 1 साल से पहले की डेट है, तो A को तो आप हटा ही दो। फिर बी फर्स्ट में ये आएगा, सी 1 अक्टूबर 2014 ये भी आएगा, डी 1 नवंबर 2014 और ई 1 फरवरी 2015। ये देखो ये सब सीरियल ऑर्डर से दिए हैं, बी सी डी ई, पहले बी ने, फिर सी ने, फिर डी ने, फिर ई ने ट्रांसफ़र किए। ठीक है, शेयर्स 10 रुपीज़ 8 रुपीज़ पेड अप है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं इनके और क्रेडिटर्स ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट showing a liability of B list contributories। ठीक है, चलिए क्या करना है, एक कॉलम तो हो जाएगा पर्टिकुलर्स का, फिर ए तो नहीं आएगा, बी सी डी और ई, बी सी डी और ई। अच्छा, वहाँ पर एक आप पहले वाले क्वेश्चन में भी नोट लगा लेना, लाइबिलिटी ऑफ ए, इसमें यहाँ कौन था, पी है ना, सबसे नहीं के, लाइबिलिटी ऑफ के इज नील बिकॉज ही ट्रांसफर्ड हिज शेयर बिफोर 25 जून 2015। मतलब 25 जून 2016 को लिक्विडेशन है, तो 25 जून 2015 के बाद ट्रांसफर करना था, उसने 25 जून 2015 से पहले ट्रांसफर किया, इसलिए उसकी लाइबिलिटी 0 है। तो आप नोट लगा देना कि लाइबिलिटी इज नील बिकॉज ही ट्रांसफर्ड हिज शेयर बिफोर 1 ईयर ऑफ द लिक्विडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बी सी डी ई। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, बी के पास 3000, सी के पास 2000, 1000 और 600। कॉल मनी अनपेड, कॉल्स मनी अनपेड, और ये लिखेंगे मैक्सिमम लाइबिलिटी, यहाँ पर हो गया कॉल मनी अनपेड में 2 रुपये पर शेयर हो गए, तो 6000, 4000, 2000 और 1200, और यहाँ पर लाइन लगा देंगे। अब हम लिखेंगे लाइबिलिटी ऑफ अनपेड क्रेडिटर्स। सबसे पहले अनपेड क्रेडिटर्स रुपीज़ 6600 एज ऑन 1 May 2014 distributed between BCDE, B, C, D और E, 3000, 2000, 1000 और 600। तो ये जो रेशियो की टोटल है वो भी 6600 ही होती है, और अनपेड क्रेडिटर भी 6600 है, तो 3000, 2000, 1000 और 600। देन अनपेड क्रेडिटर्स, उसके बाद कितने बढ़े, उसके बाद में बढ़े 2000 रुपीज़, 2000 एज ऑन, डेट है इसकी 1 अक्टूबर, एज ऑन 1 अक्टूबर 2014 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सी, डी और ई, 2000, 1000 और 600 के रेशियो में।
चलिए बांट देते हैं इसको। 2000 को इस रेशियो में बांटोगे तो 2000 डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 2000 इट इज़ 1 1। ये पहले वाली की तो नील हो जाएगी। 1 1 1 1 556 333। देन अनपेड क्रेडिटर्स, अनपेड क्रेडिट रुपीज़। अब आगे कितना बढ़ा, 6600 से 2000 बढ़े थे, अब आगे बढ़े 600 रुपीज़, 600 रुपये। अनपेड क्रेडिटर रुपीज़ 600 एज ऑन डेट कब की है, 1 नवंबर, 1 नवंबर 2014 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डी और ई, रेशियो 1000 और 600। तो 600 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 1000 इट इज़ 375 एंड 225। देन अनपेड क्रेडिटर्स, अब कितने बढ़े, अब बढ़ गए, अब ज़्यादा बढ़ गए, 9200 से सीधे 12000 हो गए। तो ये बढ़ गए 2800 1 फरवरी को, रुपीज़ 2800। यहाँ पर मैंने पहले वाले में लिखा नहीं, ये कैसा है, 12000 माइनस 9200। पहले वाले जो 600 आए थे इससे पहले वाले, वो कैसे आए थे, 9200 माइनस 8600, और उससे पहले वाले 8600 माइनस 6600। ठीक, 12000 एलोकेटेड टू ई। अब ये पूरा ई को ही जाएगा 2800। अब यहाँ पे लिख लेगी लाइबिलिटी एज पर अनपेड क्रेडिटर, लाइबिलिटी एज पर अनपेड क्रेडिटर्स 3000, यहाँ पर 3111, यहाँ 1000 प्लस 556 प्लस 375 1931, और यहाँ पर 600 प्लस 333 प्लस 225 प्लस 2800 इट इज़ 3958। एक्चुअल लाइबिलिटी लोअर ऑफ मैक्सिमम लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी एज पर अनपेड क्रेडिटर्स। ये मैक्सिमम लिमिट 6000, यहाँ आ रहे 3000, तो ये आएंगे 3000। फिर ये आ रहे हैं 4000, ये 3111, तो 3111। ये 2000 और 1931, तो 1931, और ये 1200 और 3958, तो 3958। और सॉरी 3958 कैसे हो गया, ये हो जाएंगे 1200 कम है। ठीक है, फटाफट से आप लोग कर लीजिए इसको नोट। मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ और फिर इस चैप्टर को हम कहते हैं अलविदा।
ओके, तो आज हमारा ये बहुत बड़ा चैप्टर एंड हो गया, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इसमें जो सेकंड पार्ट था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसीलिए आप उसको बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से, वैसे उसके क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा थे, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे, हमने किए भी था, एक क्लास में एक ही क्वेश्चन हो पाता था, तो इसीलिए वो क्वेश्चंस बड़े हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और तीसरा पार्ट सबसे इजी है मगर इम्पोर्टेंट भी। ऐसा नहीं है कि इजी है तो इम्पोर्टेंट, मतलब लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये जो बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी की लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, इसके क्वेश्चन भी बहुत बार ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।